ओके, हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो भाई अपने वीडियो में मॉर्निंग ही हो रही होती है हमेशा, आपको ये बात तो पता ही है। हम चालू कर रहे हैं आरटीपी मे 26 की। ये इतनी इंपॉर्टेंट किस किस अटेम्प्ट के लिए और क्यों है? मे 26 के लिए इंपॉर्टेंट, आपका नवंबर 26 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका मे 27 के लिए। क्योंकि आरटीपीज आपका जब बोलते हैं प्रीवियस 3 अटेम्प्ट, तो ये तीनों अटेम्प्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगी इवन फॉर नवंबर 27। तो आपका सोचो, आरटीपी इतनी इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, आपके अटेम्प्ट पे भी इससे डायरेक्ट उठ के क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो हम ये 1-1.5 घंटा डाल के, आरटीपी सब सिमिलर ही होते हैं, कुछ कुछ इक्के दुक्के क्वेश्चन होते हैं, ट्वीक करके दे देता है आईसीआई। करने से ये होता है, वो ट्वीक पार्ट का क्लैरिटी रहता है, एग्जाम पे आता है। तो आरटीपी करने से आपको 4 से 6 से 8 नंबर शॉर्ट शॉर्ट आपके हो जाते हैं। मेरे साथ खुद हुआ है इंटर के टाइम, फाइनल के टाइम, काफी पेपर्स में, तो इसलिए मैं बोलूंगी आरटीपी तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम चालू करते हैं एमसीक्यू। ओके मैम, ये रिस्क मैनेजमेंट का एमसीक्यू। रिस्क मैनेजमेंट में मैम वार इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, वार का मैम फॉर्मूला मैम हमने देखा था, आई सी टॉल जीब्रा, इन्वेस्टमेंट इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन इंटू टाइम अंडर रूट इंटू जेड स्कोर। मैम फॉर्मूला तो रट गया है। आपके एमसीक्यू वाले वीडियो पे भी आपने वार मैम इसी टाइप का क्वेश्चन कराया था गाइस। उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में स्लाइट डिफरेंस है। वो स्लाइट डिफरेंस क्या है, आओ मैं बताती हूँ। मिस्टर वाई एक रैशनल रिस्क टेकर है। ही टेक्स पोजीशन इन डेरिवेटिव मार्केट, एक स्टॉक पे 4 ट्रेडिंग डेज इन अ वीक। ही डज नॉट टेक पोजीशन ऑन फ्राइडे, फ्राइडे कुछ नहीं करता ताकि वीकेंड इफेक्ट ना आए। तो वो मंडे से लेके थर्सडे 4 दिन का इफेक्ट लेगा। ही ट्रांसफर्स मंडे मॉर्निंग को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है और फ्राइडे मॉर्निंग को पैसा निकाल देता है 4 दिन के लिए। उसको रहता है कि मैक्सिमम जो मेरा एक्सपोजर रहे, रिस्क रहे इन द डेरिवेटिव मार्केट, वेयर वैल्यू एट रिस्क शुड नॉट एक्सीड द बैलेंस लाइन इन बैंक अकाउंट। तो मेरा वार जो आएगा, दैट शुड नॉट इंक्रीज बैलेंस इन बैंक अकाउंट। परफेक्ट, परफेक्ट। अब the position by manager is as per standing instructions taken on the free balance lying in the bank account Monday morning को। उसका मैनेजर उसके behalf पे काम करता है। जितना बैलेंस है उसके बैंक अकाउंट में मंडे मॉर्निंग को वो उस पर पोजीशन ले लेता है। मंडे मॉर्निंग को कैपिटल मार्केट ओपन होने के पहले उसने ट्रांसफर करा था 11 करोड़, कि इसमें तुम आगे काम करना। ठीक है, उसने ट्रांसफर कितना करा था? फंड 11 करोड़ का फंड था। साथ में एफडी मेच्योर हो गई थी मंडे मॉर्निंग को। मेच्योरिटी अमाउंट था इतना, 63,42,560। वो भी अकाउंट में आ गया था। तो मैनेजर तो हमने देखा था, और मिनिमम बैलेंस बोलता है 1000 का। हमने प्रीवियस क्वेश्चन जो देखे थे, मैम आपने बताया था 11 करोड़ का बैलेंस है, उसमें एफडी का अमाउंट ले लेते हो, 1000 माइनस कर देते हो, तो मैम ये उसका वैल्यू एट रिस्क का अमाउंट आ जाता है, इतना उसका एक्सपोजर हो सकता है। बट हियर आई विल टेल यू द ट्वीक पार्ट। आपको क्या पूछता है? अमाउंट जो कंसिडर नहीं करना चाहिए पोजीशन लेने के लिए, तो मुझे बताओ। एक था मैम 11 करोड़ का, एक था मैम 63, क्या था, 63,42,560 का, और आपको मिनिमम बैलेंस 1000 का तो आपके अकाउंट पे रखना है, मिनिमम बैलेंस। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, कौन सा ऐसा अमाउंट है जिसपे आप पोजीशन नहीं लोगे? तो आप बोलते मैम 1000, क्या वो ऑप्शन में नहीं? और मैम इस पे भी पोजीशन आपको टेक्निकली नहीं लेनी। क्यों मैम? आपको पोजीशन लेनी किस पे? 11 करोड़, दैट इज द फ्री बैलेंस लाइंग इन बैंक अकाउंट। माइनस कर दूंगी 1000 मिनिमम मार्जिन, तो मेरा इतना अमाउंट 9999,000 पे मैं पोजीशन लेती हूँ। समझा आपको? बोलोगे मैम पिछले क्वेश्चंस में तो एमसीक्यू वाले में कंसिडर करा था, वहां इस टाइप का नहीं क्वेश्चन पूछा था, वहां डिफरेंट सिनेरियो था, यहाँ डिफरेंट सिनेरियो, तो बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। फिर पूछता है विच स्टॉक हैज वाइडर डिस्पर्जन ऑफ रिटर्न्स बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। डिस्पर्जन मतलब किसका ज्यादा ज्यादा हायर स्टैंडर्ड डेविएशन है। आओ देखें, आपको दिया है प्रोबेबिलिटी एंड रिटर्न। तो भाई इस केस में मैं रिटर्न कैसे निकालती हूँ? मान लो ए बार निकालना है, दैट इज सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इनटू ए के रिटर्न्स। और इस केस में स्टैंडर्ड डिविएशन ए कैसे आएगा? अंडर रूट एक्स, सॉरी, ए माइनस ए बार का होल स्क्वायर इनटू योर प्रोबेबिलिटी। आप ये यहाँ पे खुद निकाल लेना। मैंने आपके लिए किस किस का निकाला हुआ है? ए का निकाला हुआ है पूरा। एक ए के रिटर्न्स दिए हैं, ये रिटर्न्स है, ये प्रोबेबिलिटी। तो रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी से मेरा पहले ये आ गया ए बार। जहां मेरा ए बार आया, मैंने देखो एक ही कॉलम में ए माइनस ए बार का होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी कैसे? 6 माइनस ए बार क्या है? 8।
का होल स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी। इससे मैंने बाकी के फिगर्स निकाल लिए, मेरा टोटल आ गया, अंडर रूट करके मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन ए का आ गया 1.4, सिमिलरली बी का आ गया 2.9। हमने क्या बोला था, कौन सा लेंगे जिसमें आपका ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन है, दैट इज स्टॉक बी। क्रिस्टल क्लियर, क्लोज्ड। इन वैल्यू एट रिस्क कौन सा फैक्टर डायरेक्टली इंक्रीज करता है वार? मैम हमें तो ये नहीं पता कौन सा फैक्टर। तो भाई देखो वार क्या होता है, आई सी टॉल, जीब्रा हमने देखा था जेड स्कोर। आपको बोलता है कौन सा फैक्टर डायरेक्टली इंक्रीज करेगा, मतलब फैक्टर इंक्रीज हुआ तो वार इंक्रीज हुआ। क्या रिटर्न आप बोलोगे मैम नहीं, ये तो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, इस पे कहीं रिटर्न है नहीं। अगर आपका बोल रहा है लोअर कॉन्फिडेंस लेवल, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा तो भाई बार क्या आएगा, कम ही आएगा। कॉन्फिडेंस लेवल जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा, तो मैम ये क्या ऑप्शन है, नहीं, इससे तो वार डिक्रीज हो रहा है। अगर मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा होगा, हाँ मैम इससे वार ज्यादा आएगा। और मैम एक और ऑप्शन देखो, शॉर्टर होल्डिंग पीरियड, अगर आपका टाइम कम होगा तो अगेन वार कम आएगा। तो इन शॉर्ट लॉजिकली हमने सोच लिया, हमें आता नहीं था, लॉजिक से हमने निकाला है। अब इसके बाद आपका क्या बोलता है, वाई इन्वेस्ट करता है एक ही स्टॉक पे ना कि पोर्टफोलियो पे, द रिस्क कंसिडर्ड फॉर वार इज। अब देखो अगर मैं एक स्टॉक पे इन्वेस्ट करती हूँ तो मेरे देखो दो रिस्क होते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क, एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन से आप ये रिस्क को कम कर सकते हो। सिस्टमैटिक रिस्क तो मार्केट रिस्क होता है जो कि आपका होगा ही होगा। तो आपसे क्या पूछता है, सिंगल स्टॉक, सिंगल स्टॉक में क्या डाइवर्सिफिकेशन रिस्क, डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो एक स्टॉक में आपका सिस्टमैटिक रिस्क भी रहेगा, आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क भी रहेगा, दैट विल बी योर टोटल रिस्क। तो भाई यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन का रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क एक ही बात है, और मार्केट रिस्क, सारे रिस्क रहेंगे, हम बोलेंगे मैम टोटल रिस्क इज द राइट आंसर। आर वी वेरी क्लियर, इसमें किसी को कोई क्वेरी, कोई चैलेंज? बहुत इजीली हमने करा, ये इतना कोई चैलेंजिंग था भी नहीं। ओके, नाउ गाइज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा वार का क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम छोड़ के नहीं जा रहे हैं। ओके, अब मैथ नेक्स्ट आपका आ गया, आपका फेवरेट चैप्टर फॉरेक्स। इजी क्वेश्चन है मनी मार्केट हेज का। एक इंडियन एक्सपोर्टिंग फर्म है, ओके, एक इंडिया की फर्म ने एक्सपोर्ट करा, तो इसको क्या होगा, फॉरेन करेंसी रिसीवेबल होएगा इन सम टाइम, 1 मिलियन का इसको पैसा मिलेगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर। वरिड अबाउट डेप्रिसिएशन ऑफ एयूडी नियर फ्यूचर, दिस ये टाइम है 3 मंथ्स का, ठीक है। उसके बाद टुडे एसेस देयर इज नो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, तो आप हेज कैसे करोगे? अब देखो मैंने बता दिया आपको, मनी मार्केट हेज का क्वेश्चन है, अब आपको हेज करना है फॉरेन करेंसी। मनी मार्केट हेज क्या बोलता है, ड्यू डेट पे कोई भी अमाउंट का ट्रांसफर या ट्रांजैक्शन नहीं होगा। मैम जो मुझे रिसीव करना था, जो मुझे रिसीव करना था 3 महीने बाद, मैं टाइम जीरो पे इतना अमाउंट बोरो कर लूंगी, इतना अमाउंट बोरो करके इंडिया पे इन्वेस्ट कर लूंगी। ओके, इसके पहले मैं कन्वर्ट कर लूंगी, ठीक है। ये 3 स्टेप हमें पता है। अब मैम आपसे क्या पूछता है, इन मनी मार्केट हेज फॉर फॉरेन करेंसी रिसीवेबल, एक्सपोर्टर को क्या करना चाहिए, बोरो कर लेना चाहिए उतना अमाउंट। तो उतना अमाउंट आप किस करेंसी में बोरो करोगे, आप वहीं की करेंसी में बोरो करके लाओगे कि अपनी करेंसी में? कॉमन सेंस से सोचो, मैंने क्या बोला, उतना अमाउंट उसी कंट्री से आपने बोरो कर लिया, तो आप क्या बोलोगे, आप बोरो कर रहे हो किस करेंसी में, फॉरेन करेंसी में। तो डोमेस्टिक में कर रहे हो क्या, नहीं, आप बोरो कर रहे हो पहले फॉरेन करेंसी में और इन्वेस्ट कर रहे हो। देखो बोरो कर लिया तो इन्वेस्ट इन इंडिया, बोरो इन फॉरेन, इन्वेस्ट इन डोमेस्टिक, लॉजिकली। अब राधे एंड सन अडॉप्ट करता है मनी मार्केट हेज, तो क्या इंटरेस्ट रेट पे, व्हाट इंटरेस्ट रेट टू बी यूज टू कंप्यूट द बोरोड अमाउंट। तो ये बोरो कहाँ पे कर रहा है, देखो दो है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर रुपी, बोरो कहाँ कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया पे। ऑस्ट्रेलिया पे बोरिंग का कॉस्ट कितना है भाई, हमें क्या दिख रहा है मैम, 5%। 5% इज योर बी ऑप्शन। आप आंसर साथ साथ चेक भी कर सकते हो, कोई चैलेंज नहीं आएगा। अब बस मनी मार्केट का इतना ही था। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता तो देखो आपको 4 नंबर मिल जाते, कॉन्सेप्ट नहीं आता तो वो भी नहीं मिलता। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में अगर एयूडी अवेलेबल होते तो मनी मार्केट हेज क्या होता, सुपीरियर होता। हमें जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन का आंसर फॉरवर्ड हेज से दो, नो हेज से दो,
या मनी मार्केट हेड से दो। तो आप कैसे करते हो, आप कंपेयर करते हो ना दोनों में से क्या अच्छा है, आप थोड़ी कंक्लूजन दे देते हो कि नहीं भाई ऑलवेज मनी मार्केट हेड इज गुड गुड। तो क्या आप बोलोगे ऑलवेज भी सुपीरियर रहेगा मनी मार्केट, नहीं। इंफीरियर रहेगा, नहीं। क्या आप उसको कंपेयर करोगे फॉरवर्ड हेड से टू फॉर द कॉस्ट एफिशिएंसी, यस मैम। इनवैलिड होएगा, नहीं। लॉजिकली हम चल रहे हैं। अब इंटरेस्ट रेट पैरिटी पे क्या होता है, देखो इंटरेस्ट रेट पैरिटी पे हमने देखा था ऐसा प्राइस आता है जिसमें हमारा क्या होता है, आर्बिट्रेज आर्बिट्रेज पॉसिबल नहीं होता। इन शॉर्ट हमें इसका मीनिंग पता है, फॉर्मूला का कोई लेना देना नहीं, मैं याद दिखा रही हूँ। हमें इसका मीनिंग पता है कि कोई आर्बिट्रेज गेन होना नहीं चाहिए। तो देखो एफिशिएंट मार्केट विथ नो आर्बिट्रेज, अगर ये बोलता है प्रेजेंस ऑफ आर्बिट्रेज, ये गलत हो जाता है। फिक्स्ड एक्सचेंज, ये भी गलत हो जाता है। नो कैपिटल मोबिलिटी, कोई पॉइंट ही नहीं है। तो लॉजिकली हमने एमसीक्यूज भी देख लिया। कोई चैलेंज आया, देखो कितना क्विक क्विक होते जा रहा है आपकी आरटीपी। सो गाइस नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका फेवरेट चैप्टर एसीबी का क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन मैम हमारा कराया हुआ है बट फिर भी हमें नहीं बनता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, मैं आपको बताती हूँ। इसमें देखो क्या है, परचेज प्राइस बाइक का देखो 5,50,000 है। कभी भी आप परचेज करोगे बट अलग अलग साल की रीसेल वैल्यू दे दी। अगर मैं ईयर 1 पे रीसेल करूंगी तो ये वैल्यू है ईयर 1, ईयर 2 में और ईयर 3 में। तो भाई ये हम देख लेंगे इनफ्लोज और हमारे एक्सपेंसेस दिए, रनिंग मेंटेनेंस एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड करके, रोड टैक्स दिया है, पेट्रोल रिपेयर मेंटेनेंस। तो मेरे टोटल खर्चे कितने हो जाएंगे, 30,000 प्लस 3 लाख, 3,30,000। ओके, सिमिलरली कितना हो गया, 3,80,000, ये हो गया 4,60,000। ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। आपको डिटरमाइन करना है ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड ऑफ द ट्रक। मैम यहाँ पे ये जब हम क्वेश्चन करते थे हमने क्लास में, सबसे पहले देखो हम फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे। हमारा फॉर्मूला कितना होता है, मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, जितने भी टाइम पीरियड का अकॉर्डिंगली हम लेंगे, इससे मेरा ईएससी आ जाएगा। तो मैम सबसे पहले हमें एनपीवी मेथड यूज करके प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अगर मैं ईयर 1 की निकालती हूँ तो मैम ईयर 1 के मैम आपने आउटफ्लो कितने बताए थे, 3,30,000, आप देख सकते हो। ईयर 1 का मेरा आउटफ्लो कितना था, 3,30,000। ठीक है, इसका मैं प्रेजेंट वैल्यू ईयर 1 के लिए, क्या मुझे यहाँ कहीं फैक्टर्स दिख रहे हैं, कहाँ, 10% मेरा दिया है। 10% के मेरे फैक्टर्स क्या आएंगे, 3 साल के हम ले लेते हैं। 1 डिवाइड बाय 1.1, 0.909, 826,751, 0.909, 826,751। तो भाई इसको मैंने 0.909 से मेरा इसका प्रेजेंट वैल्यू आ गया। इससे मैं ईयर 1 पे अगर रीसेल करूंगी तो मेरा इनफ्लो होएगा, कितना इनफ्लो हो रहा है, 3.5 लाख का इनफ्लो होएगा। ओके, ईयर 1 का। तो भाई इससे मेरा इनफ्लो भी मैम माइनस कर देना, दैट इज व्हाट, 3.5 लाख इंटू 0.909। तो यहाँ पे ये दो वैल्यू से यहाँ जो मेरा नेट फिगर आ जाएगा दैट विल बी माय टोटल आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू मेरा आउटफ्लो का जितना रहेगा दैट इज व्हाट, 330 इंटू 0.909, 299,970। परफेक्ट, आ जाओ। एम प्लस पे चला गया है मेरा, 3.5 लाख इंटू 0.909, एम माइनस 318,150। एंड इसका मैंने निकाल लिया, कितना आ गया, -18,180। तो भाई ये तो मैम मेरा वो खर्चा है जो साल भर का है। बट मैं बाइक अगर खरीदूंगी तो 5,50,000 भी मेरा खर्चा है। ठीक है, यहाँ पे तो मेरा इनफ्लो ज्यादा हो गया। इस पे मैं टाइम जीरो का 5,50,000 बाइक कॉस्ट ऐड कर दूंगी। तो मेरा फाइनल यहाँ का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी व्हाट, 531,820। दिस इज माई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टोटल आउटफ्लो। तो भाई इस केस में मेरा ईएससी कितना हो जाएगा, 531,820 बाय 0.909। डायरेक्ट निकाल रही हूँ, 5,850,60। ओके, 0.5, 5,850,61 ले लेंगे राउंड ऑफ करके। ये मैम टाइम ईयर 1 का आ गया। सिमिलरली मैम अभी तो ईयर 1 का आपने बहुत मक्खन मलाई तरीके से निकाल लिया। ईयर 2 का क्या करेंगे, चलो देखो भाई साहब। ईयर 2 में तो देखो कांस्टेंट 3,30,000 ईयर 2 में भी मेरा खर्चा होगा। ठीक है, ये पहले ईयर 1 का खर्चा, फिर मेरा ईयर 2 में कितना आया,
3,80,000, ठीक है। ईयर 2 के फैक्टर से करेंगे इंटू 0.826। और मैम इसमें मैं जो माइनस करूंगी ना ईयर 2 का रीसेल प्राइस, कॉमन सेंस, अगर मैं 1 साल पे मशीन बेचती हूँ 3.5 लाख में मिलेगा, अब मैं 2 साल में मिल रही हूँ तो मेरे को 2,10,000 मिलेगा। यहाँ पे मैं 2,10,000 इंटू ईयर 2 के फैक्टर से मैं माइनस कर दूंगी। आ भी वेरी क्लियर, लॉजिकली हम समझ रहे हैं कितने कितने आंसर आ गए। 3,30,000 इंटू 0.909 एम प्लस, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 3,80,000 इंटू 0.826 एम प्लस 210 इंटू 0.826 एम माइनस। यहां से मेरा जो मैम फाइनल एनपीवी आया है 440,390 आया। दिस इज व्हाट 440,390 टाइम जीरो का मेरा खर्चा ऐड कर दूंगी बाइक कॉस्ट, क्योंकि मेरे को इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट निकालना है कि भाई भले ही मैं कितने भी साल पे बेचूं, किस साल में बेचना सबसे बेटर रहेगा, किसमें मेरा जेब से सबसे कम खर्चा आ रहा है। कितना हो गया 990,390। इसको मैम मैं क्या करूंगी, ईएसी के लिए 990,390 बाय ईयर 2 के फैक्टर से नहीं, टोटल जो दोनों साल का आता है 909,826, प्रेजेंट वैल्यू एनिटी फैक्टर फॉर बोथ ईयर्स 0.909 प्लस 0.826 1.735 990,390 इससे करके मेरा आंसर कितना आ जाएगा 570,830। परफेक्ट। अच्छा सिर्फ इन दोनों में से चूज करो किसमें मेरा कम खर्चा आ रहा है। आप बोलोगे मैम ईयर 2 हम चूज कर लेंगे, बट मैम ईयर 3 का कैसे करेंगे। ईयर 3 में आपका ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, साथ में ईयर 3 का खर्चा आएगा और रीसेल प्राइस भी आपका ईयर 3 का रहेगा। परफेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, आपने ईयर 3 का कर लिया सिमिलरली एंड आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आप आंसर की से भी चेक कर लेना, जो सबसे लोअर होएगा। सो आप बोल सकते हो डिटरमाइन करो ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड ऑफ द ट्रक। तो आप बोलोगे फॉर एग्जाम्पल अभी 2 इयर्स आया, आप बोलोगे मैम 2 इयर्स ही कम से कम टाइम है। आप देख लेना आंसर भी वैसे 2 ईयर आ रहा है, थर्ड ईयर आप कैलकुलेशन पर्पज से निकाल सकते हो। चलो फैंसी क्वेश्चन बॉन्ड्स का। द डेटा रिलेट्स टू कन्वर्टेबल बॉन्ड, हम मल्टीपल टाइम से करा हुआ है। फेस वैल्यू, कूपन रेट, नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, इससे आपका वो कन्वर्जन वैल्यू आ जाता है। स्ट्रेट वैल्यू, मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड। स्टॉक वैल्यू क्या होता है, स्टॉक वैल्यू कन्वर्जन वैल्यू का ही मैम दूसरा नाम है, दैट इज व्हाट फर्स्ट फॉर्मूला। इसको हम लिख सकते हैं मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इनटू कन्वर्जन रेशियो भी हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स ऑन कन्वर्जन, दैट इज 48 इंटू 20। कितना आंसर आया मैम, दिस अमाउंट्स टू 960। आपका 960 यहाँ आंसर आ गया। अब मैम परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क, मैम हमें कुछ नहीं दिया रहता तो हम परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क कैसे निकालते हैं। देखो परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा है। हमारा परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क का फॉर्मूला आता है, क्या फॉर्मूला आएगा, मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड लेस स्ट्रेट वैल्यू अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड। कई जगह हमें कुछ नहीं दिया रहता तो हम ये लगाते हैं, या फिर ऑफ बॉन्ड लेस एसवी अपॉन एसवी। मेरा प्रेफरेंस रहता है जब कुछ नहीं दिया, दिस इज द फॉर्मूला टू बी यूज्ड। व्हाट इज द मार्केट प्राइस 1060, व्हाट इज द स्ट्रेट वैल्यू 940, अगेन व्हाट इज द मार्केट प्राइस 1060, तो क्या आया 1060 लेस 940, 060 into 100, 11.32%। परफेक्ट। यहाँ पे मेरा आंसर कितना आ गया 11.3%। नेक्स्ट भाई मेरे से क्या पूछता है, कन्वर्जन प्रीमियम। मैम चलो इसको इस साइड निकाल लेते, बहुत जगह है अपने पास। नेक्स्ट अगर मैं निकालना चाहूंगी कन्वर्जन प्रीमियम क्या होता है, तो भाई कितना आपका कन्वर्जन वैल्यू आया, मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड, ये इक्विटी रिलेटेड, ये बॉन्ड रिलेटेड होता है, माइनस कितना आपका कन्वर्जन वैल्यू आया। ठीक है, इससे आप क्या निकाल सकते हो, कन्वर्जन प्रीमियम परसेंटेज में निकालने के लिए यू विल डिवाइड बाय कन्वर्जन वैल्यू। तो भाई मार्केट प्राइस 1060 लेस 960, कन्वर्जन वैल्यू आपने निकाला था अपॉन 960, कितना आया 100 by 960 into 100, that is 10.42%।
लास्टली कन्वर्जन पैरिटी प्राइस, ऐसा प्राइस जिसपे आप ब्रेक इवन पे, तो मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड बाय नंबर ऑफ शेयर जिसपे आप कन्वर्ट कर रहे हो, दैट इज आपका 53 यहाँ पे आंसर आ जाता है। आ बी वेरी क्लियर, बहुत इजीली हमने यहाँ पे भी निकाल लिया। चलो ओके, नेक्स्ट आपका शेयर्स का क्वेश्चन आ गया, बहुत प्यारा सा, बच्चे छोड़ के जाते हैं बट एग्जाम में आ सकता है, नॉट वेरी डिफिकल्ट, समझना अभी भी अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो यहाँ से समझ आ जाएगा। ए इज थिंकिंग ऑफ बाइंग शेयर्स एट 500 जिसकी फेस वैल्यू थी 100, फेस वैल्यू पे आप क्या निकालते हो, डिविडेंड निकालते हो, परफेक्ट। बोनस रेशियो 1:5 का, तो भाई अगर आज मेरे पास अज्यूम आई हैव 1 शेयर, अगर मुझे चौथे साल में बोनस मिला 1 शेयर पे 1/5 का, तो मैं बोल सकती हूँ मेरा बोनस अमाउंट कितना, बोनस शेयर कितना हो गया, 0.2, तो मेरा बोनस शेयर हो गया। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, मैम आपका ईयर 4 से टोटल शेयर्स हो गए 1.2 शेयर्स, फ्रॉम 1 शेयर आपका प्रमोशन हो गया, आपके पास हो गए 1.2 शेयर्स, परफेक्ट। अब एनुअल एक्सपेक्टेड डिविडेंड होगा 20% एंड सेम आपका पे होगा ऑन द एक्सपैंडेड कैपिटल बेस। मेरा ये करंट कैपिटल बेस था, ये मेरा एक्सपैंडेड था। अब डिविडेंड मेरे को कितना मिलता है, 1 शेयर पे 100 रुपीज पे 20%, 20, बट फ्रॉम ईयर 4 मेरा शेयर कितना हो जाएगा 1.2, 100 पे 20%, तो ये कितना हो गया 1.2 इंटू 100 का 20%, 24 मेरा डिविडेंड का अमाउंट हो गया। कोई क्वेरी, यहीं पे बच्चों को क्वेरी आती है क्योंकि ईयर 4 से शेयर मेरा 1.2 हो गया था। ही इंटेंड टू सेल द शेयर एट द एंड ऑफ 7th ईयर, सेल करेगा, सेलिंग प्राइस है 900, परफेक्ट। इंसिडेंटल एक्सपेंस फॉर परचेज एंड सेल ऑफ शेयर आर 5%। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट आता है, फॉर एग्जाम्पल सेलिंग प्राइस था 500, बाय प्राइस था सॉरी सेलिंग प्राइस था 900, बाइंग प्राइस था 500। आपको बोलता है परचेज और सेल के, परचेज सेल दोनों का खर्चा है 5%। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बाय करने जा रहे हो तो ये खर्चा आपके में ऐड होएगा या लेस होएगा, ये हमने कहाँ कहाँ देखा हुआ है, फॉरेक्स में भी ऐसा कॉन्सेप्ट देखा है, एंट्री एग्जिट लोड में भी। तो जब आप खरीदने जा रहे हो तो आपको महंगे में महंगा मिलेगा, तो इसमें मैम कॉस्ट में 5% ऐड हो जाएगा, तो मेरा कॉस्ट क्या होगा 500 प्लस 5%, 525, एंड व्हेन आई एम सेलिंग तो जो एक्सपेंसेस है वो कम करके मेरे को ये पैसा मिलेगा, तो मैम इस पे माइनस हो जाएगा, समझा लॉजिकली। तो 900 में मैं 5% माइनस कर दूंगी, तो यहाँ पे जो मेरा सेलिंग प्राइस आ गया वो भी 855 आ जाएगा। अभी वेरी क्लियर। ही एक्सपेक्ट्स मिनिमम आपको रिटर्न देंगे 12%। शुड ही बाय द शेयर, ओके ये बताओ क्या उसको बाय करना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट अभी हम देखेंगे। अज्यूम कोई टैक्स नहीं देना, डिविडेंड नहीं देना, कैपिटल गेन, पीवी फैक्टर आपको देखो बता दिया 3 डेसिमल तक लेने, फाइनल कैलकुलेशन आपको 2 डेसिमल तक लेनी है। भाई साहब इतनी डिटेल दे दिया। अब मैम पहले तो 7 साल की बात थी, परफेक्ट। 7 साल में मैम मेरे कैश फ्लो कितने थे, 20, 20, 20, बट फ्रॉम ईयर 4 मैम 24 हो गए थे। आर वी वेरी क्लियर, परफेक्ट। तो यहां से 24 थे। डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना लेने बोल रहा था, 10% था क्या या 12 था, 12% को लेना है 3 डेसिमल तक। चलो आओ 12% को हम 3 डेसिमल तक ले लेते हैं। 1/1.12, 893, 797, 712, 893, 797 एंड 712, फिर मैम 636, 567 and lastly 507 and 452। आप इसको करके मेरा ये आंसर बताओ कितना आएगा, आप लोग फटफट कैलकुलेट करके दो। साथ ही में एक चीज और आएगा आपका इनफ्लो में, ये मत भूलना, ईयर 7 पे आपका कितना यहाँ पे प्राइस था आपका, आपने बोला मैम 855 प्राइस था,
ऑन 1.2 शेयर, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी आईसीआई ने लिखा है 900 का 0.95, क्यों 0.95, 5% खर्चा काट के, तो इससे मेरा 855 आएगा इंटू 1.2 शेयर्स। आर बी वेरी क्लियर, आर बी वेरी क्लियर। तो ये कैश फ्लो कितना आ गया, 900 इंटू 0.95 इंटू 1.2, दिस अमाउंट टू 1026। ओके, इसको भी मैम कैलकुलेशन नीचे करो, ये आ जाएगा 1026। इसको भी मैं 0.452 से ही डिस्काउंट करूंगी। तो भाई साहब मैं एक एक स्टेप नहीं लिख रही, मुझे फाइनल आंसर आप लोग निकाल के बताओ कितना आएगा। चलो मैम, इतना तो मेरा इनफ्लो आ रहा है, दैट इज व्हाट, टेक योर टाइम, 22.893। यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर देखो, 563.68। ओके परफेक्ट मैम, ये मेरा इनफ्लो था। मेरे से क्वेश्चन क्या मांगता है फिर से समझो। क्या मैं बाय करूंगी तो यहाँ पे मैं देखूंगी मेरा कॉस्ट कितना है। मेरा कॉस्ट कितना था, 500 इंटू मैम, इस पे आपने 5% ऐड करा दिया था, तो इट वॉज 525 वॉज माई कॉस्ट। तो भाई मेरा यहाँ पे नेट फ्लो कितना आएगा इस ट्रांजैक्शन से या ये शेयर बाय करने से, माइनस कर दूंगी, दैट इज 38.68। तो आप इसमें क्या बोलोगे, क्योंकि आपका गेन हो रहा है 38.68 का, तो आप ये शेयर बाय कर लोगे। बट देखो आपसे क्या पूछता है, एडवाइस करो मैक्सिमम प्राइस ही शुड पे फॉर ईच शेयर। तो भाई क्या ऐसा मैक्सिमम प्राइस है ही शुड पे फॉर ईच शेयर। आपका ये जो अमाउंट है 563.68, दिस इज इंक्लूडिंग योर एक्सपेंसेस। इसमें आपने देखो 563.68 जब आया था, आपने क्या करा था, इंटू 1.05, सॉरी, इस पे आपने अपना खर्चा माइनस करा था, ठीक है। बट इट इंक्लूड योर, आपका खर्चे का अमाउंट ही, आपका सिर्फ अगर शेयर का अमाउंट पूछता है तो मैं इसको लिख लूंगी इंटू 100/105। तो इसमें पर्टिकुलरली जो मैं शेयर के लिए पे करना चाहूंगी, दैट विल बी आफ्टर द खर्चा काट के, that will be what, 536.83। ओके, दैट इज द अमाउंट, 536.84 लिख लेंगे, दैट इज द अमाउंट आई विल बी विलिंग टू पे। ओके, आर बी वेरी क्लियर। यहाँ बच्चा कई बार चैलेंजिंग होता है, बट बाकी हमारा पूरा 100% क्लैरिटी के साथ चल रहा है। आर बी वेरी वेरी क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, बिजनेस वैल्यूएशन का। इसका मैं आप लोग को मतलब बोल बोल के थक गई हूँ भाई, ईवीए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी भी बच्चे मैसेज करते हैं मैम हम छोड़ दे क्या, हम छोड़ दे, नहीं भाई नहीं छोड़ना है। ओके, क्या बोलता है, फॉलोइंग डेटा पर्टेन्स टू एक्स वाई जेड आईएनसी एंगेज इन सॉफ्टवेयर इनकम है, ईबीआईटी है, हमारे काम का यही होता है। ईबीआईटी के बाद क्या है, इंटरेस्ट टैक्स है काम का। आपको बैलेंस शीट दे दी, आपको निकालना है ईवीए। तो भाई ईवीए का मैम फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो याद करा दो। आपका ईवीए का फॉर्मूला होता है, ईबीआईटी से हम माइनस करते हैं 1 माइनस टैक्स, इससे होल से माइनस करेंगे डब्ल्यू ए सी सी इंटू योर कैपिटल एम्प्लॉयड। तो भाई साहब यहाँ पे मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, आप लोग देखो आपका ऐसा कौन सा कैपिटल है जिसपे आपका इंटरेस्ट पेइंग लाइबिलिटी आपका कौन सा हो गया, 100 इक्विटी का, रिजर्व्स का एंड लोन का। तो सबसे पहले मैम कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा कितना आ गया, 425 प्लस 180, एक ही सेकेंड, 425 प्लस 180, दिस अमाउंट्स टू व्हाट इज माय कैपिटल एम्प्लॉयड, 605। परफेक्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। यहाँ पे मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया, 605। अब मैम आपको वेटेड एवरेज कैपिटल कॉस्ट निकालना है, तो भाई यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया डब्ल्यू 12% है, तो वेरी गुड भाई। आप यहाँ पे क्या कर दोगे, 12% ऑफ 605। मैम नेक्स्ट मैम ईबीआईटी भी तो दिया हुआ है, आप देख सकते हो, आपने हाईलाइट कर दिया, 180 से माइनस कर दूंगी मैं 1 माइनस टैक्स, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ईबीआईटी 1 माइनस 0.35। तो यहाँ पे मैम मेरा ईवीए कितना आ गया, निकालो, 180 लेस 35% एम प्लस
605 का 12% m माइनस, यहाँ पे मैम मेरा ईवीए बहुत इजीली आ गया 44.44। क्या कोई चैलेंज है आरटीपी करने में? नेक्स्ट मैम मेरे से मार्केट वैल्यू एडेड पूछता है और शेयर का मुझे प्राइस दे दिया है, तो मार्केट वैल्यू के लिए मैं पूरा इक्विटी का देखूंगी, तो यहाँ पे मेरा कितना प्राइस है? 50 रुपए मेरा शेयर का प्राइस है। मेरे नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाओ, आप देख सकते हो 50 शेयर का प्राइस है, 10 मिलियन आपके शेयर्स है, तो मेरी मार्केट वैल्यू कितनी होगी? 50 × 10, 500 मिलियन। अभी की मेरी कितनी वैल्यू दिख रही है? 100 और 325, 425 मेरी करंट वैल्यू माइनस करके मैं बोल दूंगी 75 मिलियन इज माय मार्केट वैल्यू एडेड। परफेक्ट। इसमें कोई चैलेंज आ गया? देख लो हम कितने चिल्लर तरीके से एक एक चीज निपटाते जा रहे हैं बिना लाइक कितने कम टाइम में। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग का फेवरेट डेरिवेटिव्स। ओके मैम, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, आ जाओ। बच्चे काफी परेशान रहते हैं राउंडिंग ऑफ से। देखो आईसीआई हर जगह ट्राई कर रहा है बता दे कि भाई कितने डेसिमल तक करना है ताकि आपके आंसर्स में कोई एरर ना आए। चल, ये क्वेश्चन क्या बोलता है? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल पर्टेनिंग टू द शेयर्स ऑफ ओमनी लिमिटेड। आपको करंट मार्केट प्राइस दे दिया, स्ट्राइक प्राइस दे दिया, मैक्सिमम प्राइस ऊपर जाने का नीचे जाने का, ठीक है, ज्यादा कम। ओके, आपको कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग रेट दे दिया और ई की वैल्यू दे दिया। आपको कैलकुलेट करना 3 मंथ कॉल ऑप्शन यूजिंग बायनोमियल एंड रिस्क न्यूट्रल मेथड, एंड ऑल्सो आपको ड्रॉ करना है कंक्लूजन। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं, हम एक एक मेथड से करेंगे। बायनोमियल मेथड में क्या होता है? दो ही पॉसिबल प्राइसेस है, 1050 एंड 756। मैम यहाँ पे मार्केट प्राइस किस काम आता है? प्रोबेबिलिटी निकालने के, दैट इज 840। स्ट्राइक प्राइस है आपका जो 900, इसमें हम देखते हैं कि क्या हमारा वैल्यू ऑफ कॉल आ रहा है, दिस इज 150, एंड यहाँ पे आपका लैप्स हो जाएगा क्योंकि हमें पता है मैम मार्केट में प्राइस कम रहेगा तो हम सीधे जाके मार्केट से बाय करेंगे एंड ना कि महंगे में और कॉल ऑप्शन लेके हम बाय करेंगे। उसके बाद मैम हमें और भी डिटेल्स दिए, हम एक एक करके यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालना क्या होता है? ई आर टी माइनस टी अपॉन यू माइनस टी। मैम डी क्या है आपका? नीचे जाने का प्राइस 756 अपॉन द मार्केट प्राइस। बच्चा यहाँ पे गड़बड़ कर देता है, ये याद रखना 756 बाय 840, दिस इज व्हाट आपका यहाँ पे कितना वैल्यू आ गया? कोई चैलेंज आ रहा है? 756 बाय 840 आपका डायरेक्ट आ गया 0.9। सिमिलरली यू विल डू फॉर यू। यू क्या है आपका? 1050 अपॉन 840, अगेन मार्केट प्राइस, बच्चा स्ट्राइक प्राइस ना ले ले, by 840, this amounts to 1.25। परफेक्ट। प्रोबेबिलिटी ई आर टी क्या है? आ जाओ वो भी देख लो। ई आर टी व्हाट इज ई टू द पावर 0.08। टाइम आपका कितना है? 3 मंथ आपको बोल रहा है, तो ये कितना हो गया? ई टू द पावर 0.08 इंटू 3/12, 0.02। ई टू द पावर 0.02 की डायरेक्ट वैल्यू आपको दी है, तो भाई फाइनली मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल लूंगी, दैट इज 1.0202 माइनस डी 0.9 अपॉन यू 1.25 माइनस। तो इससे मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1.0202 लेस 0.9 बाय ये कितना आ गया? 0.1202, डिनोमिनेटर में 1.25 लेस 0.9, 0.35। कितना आंसर आ गया? 0.1202 बाय 0.35। मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.34। परफेक्ट। यहाँ पे मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.34। मैम यहाँ तक तो हमने कर लिया, ठीक है। अब हमें वैल्यू निकालना है। वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? वेरी इजली, यहीं पे निकाल, यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए मेरा ऊपर जाने का कितना था? 150, और ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी? 0.34। ठीक है, यहाँ पे कर लिया। सी डी कितना है? 0, इंटू नीचे जाने का 1 माइनस 0.34, ये 0 ही आएगा, डिवाइडेड बाय ई की पावर हमने ऑलरेडी वो देखा हुआ था 1.0202, तो ये कितना आ जाएगा? 150 इंटू 0.34 बाय 1.0202, ये आ गया 49.99 रुपीज। परफेक्ट, क्रिस्टल क्लियर। अब मैम एक और मेथड से करना है, वैल्यू ऑफ ऑप्शन यूजिंग हमारा रिस्क न्यूट्रल। एक तो मैम बायनोमियल से हमने अभी करके बताया,
रिस्क न्यूट्रल से करने के लिए देखो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको प्राइसेस लेने पड़ेंगे, प्राइस इंक्रीज की। तो मेरा भाई ऊपर जाने का इक्वेशन बन जाता है ना इसमें। एक ही सेकेंड हम बात में कर लेते हैं। इसमें मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, ऊपर जाने का प्राइस था इनटू योर प्रोबेबिलिटी प्लस नीचे जाने का प्राइस था इनटू योर प्रोबेबिलिटी नीचे जाने की इज इक्वल्स टू व्हाट हम करते हैं, हमारा जितना करंट प्राइस था इसका हम आज की वैल्यू निकालेंगे 1.0202। डायरेक्ट हमने इससे कर दिया, इससे मेरा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी आपका सेम आएगा। फिर हम सेम फॉर्मूला यूज करके वैल्यू निकाल लेंगे। दैट विल बी व्हाट 150 आपका ऊपर जाने का आया था इनटू योर व्हाट प्रोबेबिलिटी सेम आएगी, ये वाला जीरो हो जाएगा बाय 1.0202। आपका आंसर सेम आएगा। कितना इजीली हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। आ जाओ नेक्स्ट आपका आता है IRRM। ये जो IRRM वाला क्वेश्चन है ना, इसके लिए मैं पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगी, एक ही मिनट देना। इसमें क्या बताना था मेरे बच्चों को, मेरे को जस्ट अ मोमेंट आई विल टेल यू। जस्ट अ मोमेंट, आप लोग के लिए मैं एक सेकंड में निकाल रही हूँ मैं क्या दिखाना चाह रही थी। एक ही मिनट। परफेक्ट। इट वॉज ओवर हियर समवेयर। परफेक्ट। ओके। यहाँ पे देखो क्या होता है, जो आपका ये इंटरेस्ट वाला अमाउंट है ना, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम कैलकुलेट करते हैं सेमी एनुअल फिक्स्ड। जब हम फिक्स्ड कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ लेंगे 30 डेज। जब हम फ्लोटिंग कैलकुलेट करेंगे 6 मंथ्स का तो हमें 181 एक्चुअल डेज लेने रहेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर 360 ही लेंगे। चलो आ जाओ। क्या है इसमें हम ये चीजें हम याद करके ही चलनी पड़ेगी। आपका अ डीलर कोट्स ऑल इन कॉस्ट जेनरिक स्वैप 8% 6 मंथ्स का प्रिंसिपल अमाउंट है $5 लाख सेमी एनुअल फिक्स्ड पेमेंट। तो भाई सेमी एनुअल फिक्स्ड पेमेंट में डायरेक्ट हम क्या लगा देंगे, 5 लाख पे हम लगाएंगे 8%। 6 महीने में 30 डेज होते तो आपका एक महीने में 30 डेज तो 6 महीने के 180 डिवाइड मैं कर दूंगी 360 से, हमने अभी देखा था। सो 5 लाख का 8% बाय 2 डायरेक्ट कर दो, $20,000 मैम। यहाँ पे तो आंसर आ गया। परफेक्ट। अब आपको बोलता है फाइंड द फर्स्ट फ्लोटिंग रेट पेमेंट इफ 6 मंथ पीरियड इफेक्टिव सेटलमेंट डेट का कंप्राइजेस ऑफ 181 डेज और आपका सोफार वॉज 6% ऑन द इफेक्टिव डेट। तो भाई फिर से निकालो, तो भाई 5 लाख का अगेन 6% इंटू वॉट 181 बाय डिनोमिनेटर में आपको बाय डिफॉल्ट 360 लेना है। 181 by 360. This amounts to what? 15083. Perfect. अब आपसे क्या पूछता है, इन टू अबव द सेटलमेंट ऑन नेट बेसिस हाउ मच इज द फिक्स्ड रेट बायर वुड पे टू द फ्लोटिंग रेट। यहाँ 20 था, यहाँ ये था, इनका डिफरेंस कितना आ गया, 20,000 लेस 15083। दिस अमाउंट्स टू व्हाट 4917। ओके, 4917 यहाँ आंसर है। ऑल्सो देखो जेनरिक स्वैप आपको बता दिए 30/360 और यहाँ पे ये भी बता दिया ये 181 डेज और 2 डेसिमल तक लेना है वो भी बता दिया। चलो आपका नेक्स्ट आ जाता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। मैम बहुत ही चिल्लर कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा टाइम एनर्जी अब मैम इतनी इजी चीजों में हम डालेंगे नहीं। कौन सा आगे, एक सेकेंड, बहुत ज्यादा जूम्ड आउट था। परफेक्ट। हमारा आ जाता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आपको इन्फॉर्मेशन दिए एक एक की, एक एक का एवरेज शेयर प्राइस दिया है, डिविडेंड पर शेयर दिया, ये मार्केट का दिया इंडेक्स और ये यील्ड इसमें मैम, और ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स। आपको निकालना है बीटा ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ 2025 एंड आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, डेसिमल भी आपको बता दिया। मैम इसमें कैच पार्ट है रिटर्न। तो भाई अगर मैं स्टॉक का रिटर्न निकालती हूँ फर्स्ट ईयर 2022 के, तो रिटर्न किसी के नहीं आएंगे क्योंकि उसके पहले का प्रीवियस ईयर का प्राइस नहीं है। तो मैम 2023 का स्टॉक का रिटर्न क्या आ जाएगा, 279 माइनस प्रीवियस ईयर का प्राइस प्लस आपका कितना उस पर्टिकुलर साल आपने डिविडेंड कमाया है, राइट, डिवाइड कर दोगे प्राइस जीरो। तो मैम ये फॉर्मूला तो हमें पता है P1 माइनस P0 प्लस आपका D1 अपॉन योर P0। परफेक्ट। इसी फॉर्मूले से हम निकाल रहे हैं कितना आ गया, +25/242 इंटू 100। मेरा फर्स्ट ईयर का कितना आ गया, 25.62%। ठीक है, सिमिलरली आप बाकी 2 सालों का भी निकाल लोगे, कितना कितना आ गया। चलो मैं ही जल्दी जल्दी आपके लिए निकाल देती हूँ, फिर बोलोगे मैम ने तो अधूरा क्वेश्चन कराया। 305 लेस 279, 305 लेस 279 प्लस 30/279 इंटू 100। मेरा नेक्स्ट ईयर का आ गया 20.07। क्लास में मेरे बच्चे निकाल के देते थे। चलो
नेक्स्ट 322 लेस 305 प्लस 35 बाय 305 इंटू 100। मेरा नेक्स्ट आ गया 17.05%। परफेक्ट। मैम ये पार्ट तो क्लियर है। मैम नेक्स्ट इसमें चैलेंज, ये मेरा स्टॉक का रिटर्न है, ये मेरा स्टॉक का रिटर्न है। ओके, हम बहुत स्लो एंड स्टडी इजी क्वेश्चंस पे भी चलते जा रहे हैं। मैम जो मार्केट का रिटर्न रहता है ना, ये डिविडेंड ऑलरेडी परसेंटेज में दिया है, तो मैं इसका परसेंटेज निकाल लूंगी। 22 का नहीं आएगा, 2023 का कितना आएगा? 1950 1812 बाय 1812 प्राइस जीरो। इसमें मैं डायरेक्टली 4% ऐड कर दूंगी, इससे इंटू 100 करके ये भी मेरा परसेंटेज आ जाएगा। 195 लेस 1812 बाय 1812 इंटू 100 प्लस कर दूंगी 4, तो ये मेरा डायरेक्ट आ गया कितना? यहाँ पे आप देख सकते हो आपका सीधे सीधे आंसर आ रहा है पार्ट। कैच पार्ट बच्चा क्या करता है, ये जो 4 लेता है ना भाई, हमेशा बच्चा इसमें गड़बड़ कर जाएगा। आपको इस साल का 5 लेना है। परफेक्ट। तो भाई इससे मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 12.62%। सिमिलरली मैम बाकी का भी निकाल दो, आप ही निकाल दो, हम तो टाइम पास करने आ रहे हैं ना यहाँ पे। बाकी दोनों के भी कितने फिगर्स आ गए मैं निकाल देती हूँ। 2258 लेस 1950 बाय 1950 प्लस इंटू 100 करके इसमें मैं प्लस कर दूंगी नेक्स्ट ईयर का 6, दैट विल बी 21.79। उसके बाद 2220 लेस 2258 बाय 2258 इंटू 100 प्लस में कर दूंगी अगेन 7। यहाँ का मेरा नेगेटिव आया था, मेरा आंसर हो जाएगा 5.32%। अब भाई साहब आपके पास रिटर्न है, आपको बीटा निकालना है। मैंने क्या बोला था, इस केस में आपके लिए कौन सा फॉर्मूला इजी होता है, हमने जो एग्जाम पे देखा, क्लास में देखा था, आपका ये वाला फॉर्मूले से आपका कैलकुलेशन कम हो जाता है, जो बीटा का बड़ा वाला फॉर्मूला होता है। सो व्हाट इज योर फाइनली बड़ा वाला फॉर्मूला? बीटा ऑफ सम ऑफ एक्स इंटू वाई, माइनस कर देती हूँ मैं ऊपर एन इंटू एक्स बार वाई बार, अपॉन में कर दूंगी आपका मार्केट का पोर्शन आ जाता है सम ऑफ वाई स्क्वायर, हाँ वाई स्क्वायर का सम माइनस एन इंटू व्हाट? वाई बार का होल स्क्वायर, सिर्फ वाई बार का स्क्वायर होगा। तो इससे आप, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, तो आप एक्स इंटू वाई का एक कॉलम बना लेना। आपने यहाँ पे एक्स बार वाई बार निकाल लिया, एंड लास्टली वाई बार का एक कॉलम, वाई स्क्वायर का एक कॉलम। इससे आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अब यू डोंट वांट मी टू डू द कैलकुलेशन पार्ट, राइट? ओके, चलो इसके बाद आपका एक आईएफएम का क्वेश्चन आता है। कई टीचर्स इसको न्यू क्वेश्चन बोलते हैं, बट ये ऑलरेडी रिपीट हुआ है, मेरे बच्चों को पता है क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ICL, an Indian MNC, is executing a plant at श्रीलंका। उसने रेज करा था 400 बिलियन रुपीस। हाफ ऑफ द अमाउंट विल बी रिक्वायर्ड आफ्टर 6 मंथ्स। तो टोटल रुपीस 400 बिलियन में हाफ ऑफ उसको लगेगा 6 महीने बाद। तो 200 बिलियन विल बी रिक्वायर्ड आफ्टर 6 मंथ्स। परफेक्ट। ICL is looking for opportunity to invest on 1st April for a period of 6 months। तो आज वो सोच रहा है इसको मैं 6 महीने के लिए क्या कर दूं, इन्वेस्ट कर दूं। इसके बाद दो प्रपोजल है, एक जापान का एक यूएस का। ठीक है, आपसे क्या पूछता है, आप इन्वेस्टमेंट मैनेजर हो, आपको इज रिक्वायर्ड टू सजेस्ट द बेस्ट कोर्स, आपको फिगर्स बिलियंस और राउंड ऑफ करना है 4 डेसिमल में। तो भाई साहब सबसे पहले मैं आपके साथ इजी बात करती हूँ। मैं अगर यूएस की बात करती हूँ, ओके, टाइम जीरो पे ₹200 बिलियन अगर मुझे यूएस पे इन्वेस्ट करना है, तो भाई मैं क्या करूंगी, पहले तो इसको कन्वर्ट करूंगी किस पे। सबसे पहले मेरे को क्या रेट दिया था टाइम जीरो का, आपको दिख सकता है, ये मेरा रेट है। ₹1 इज इक्वल्स टू $0.014। यहाँ पे मेरी बेस करेंसी कन्वर्जन करेंसी क्या है? मैम यहाँ पे आपकी बेस करेंसी कन्वर्जन करेंसी सेम है। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका कितना आंसर आएगा बताओ? सेम है तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे? याद करो, ऑब्वियसली हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टाइम जीरो पे मेरे पास कितना डॉलर मैं इन्वेस्ट कर दूंगी? 200 into what? 0.014, this amounts to 2.8 बिलियन। ओके, ये मैं इन्वेस्ट करूंगी कहाँ पे? इस पे मुझे इंटरेस्ट, ट्रेजरी बिल पे आपको बोल रहा है, नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट है, 5% मिलेगा पर एनम। तो मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो जाएगा? 5% फॉर अ पीरियड ऑफ 6/12 इंटू 5% बाय 2। इस पे मेरे को कितना इंटरेस्ट का अमाउंट मिल गया? दैट इज 0.07। परफेक्ट। इसमें किसी को कोई चैलेंज? यहाँ पे मेरा अमाउंट कितना आ गया? 0.07। मेरा यहाँ पे जो टोटल अमाउंट हो गया आफ्टर 6 मंथ्स विल बी
2.87। इसको मैं 6 महीने के रेट के साथ कन्वर्ट कर लूंगी। यहाँ पे बेस करेंसी और ये कन्वर्जन करेंसी अलग अलग है, मैं डिवाइड करके मेरे को 6 महीने बाद कितना पैसा मिलेगा, 2.87 बाय 0.013 by 0.013, this amounts to what, 220, this amounts to what, your amount comes to 220.7692। यहाँ पे आपका अमाउंट कितना आ गया, 220.7692। इतना रुपीस आपने इन्वेस्ट कितना करा था, रुपीस 200। यहाँ पे गेन कितना हो गया, रुपीस 20.7692। अब मैंने पहले यूएस का क्यों करा, क्योंकि ये ना थोड़ा इजी, आपको कॉन्सेप्चुअली समझ आता कि हम करना क्या चाह रहे हैं। मैम बात आती है जापान की, चलो मैं यूएस को उड़ाती हूँ। सेम मैम सेम, आपको इन्वेस्ट करना है अब जापान में, ठीक है, 200 बिलियन सेम अमाउंट जापान पे इन्वेस्ट करना है। आपका देखो टाइम जीरो का प्राइस क्या है, 1 रुपी इज इक्वल्स टू येन 1.58। तो कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो, 200 इंटू 1.58, दिस अमाउंट टू 316 येन। यहाँ पे मैं 316 येन इन्वेस्ट करूंगी। अब मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ फंड में, इस पे मैम मुझे डिविडेंड मिल रहा है 25 बिलियन का, तो भाई डिविडेंड मैंने ऐड कर दिया। फिर मैम मेरे को स्टॉक लेंडिंग स्कीम से भी इनकम आई 11.9276, ये मेरी इनकम आ गई। अब मैम डिस्काउंट मिला था ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट एट द एंड, मतलब जो मेरा इन्वेस्टमेंट था उसका मेरा वैल्यू क्या हो गया, डिस्काउंट के बाद कम हो गया। 316 वैल्यू था, माइनस कर दूंगी 2%, मेरा जो वैल्यू आ जाएगा, देखो वैल्यू एट एंड क्या बोलता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में डिस्काउंट था 2% का, तो ये कितना हो गया, क्या था आपका 316 लेस 2%, 309.68 आपकी वैल्यू आ गई। तो भाई मेरा टाइम 6 मंथ्स बाद ये मेरा ये वैल्यू था, ये इनकम था, ये इनकम था, मेरा टोटल इनकम येन में कितना आ गया, 309.68 पर 11.9276 प्लस 316, दिस अमाउंट टू 637। एक सेकेंड यहाँ पे मेरा अमाउंट कितना आया, एक सेकेंड, 309.68 प्लस 11.9276 प्लस 25, ओके 346.6076। इसको मैं डिवाइड कर दूंगी तो मेरा अमाउंट रुपीज में आ जाएगा 220.7692। तो भाई साहब रुपीज 220.7692 से इन्वेस्टमेंट माइनस कर दिया 200 का, तो मेरा 20.7692 का यहाँ पे भी गेन आ गया। क्या आप देख सकते हो दोनों जगह गेन सेम है। तो एज एन इन्वेस्टर आप क्या बोलोगे, आपको दोनों ही जगह बराबर पैसा मिल रहा है, तो आप इनडिफरेंट हो इन इन्वेस्टिंग एट बोथ द प्लेसेस। आर वी वेरी क्लियर, इसमें किसी को कोई क्वेरी आया, मैं ना अभी आप लोग को इस क्वेश्चन की समरी देती हूँ। सो गाइस समरी इसका ये है, मेरे पास रुपीज में अमाउंट था 200 से बिलियन का, मेरे को दो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दे दी, एक आपका जापान दिया हुआ है पहला, फिर यूएस। आईसीआई ये ट्रिक पार्ट करता है, पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया, जापान में बोलता है वो इक्विटी में पैसा लगाएगा, यूएस में बोलता है वो ट्रेजरी फंड में लगाएगा। तो सबसे पहले भाई यूएस पे पैसा लगाने के लिए आपको क्या कन्वर्ट करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है डॉलर पे, और इस पे आप जो इंटरेस्ट कमाते हो उसे 5%, उसको टाइम से प्रोपोर्शनेट करना पड़ता है, दैट्स इट। और फाइनली ये डॉलर्स जो टोटल आया, इसको वापस आपको रुपीज में कन्वर्ट करके गेन निकालना पड़ता है, दैट्स इट। रही बात इक्विटी में, तो एक आपका अर्निंग होती है डिविडेंड की, एक आपका स्टॉक लेंडिंग स्कीम की, लास्टली आपका जो टाइम जीरो की वैल्यू थी उसमें इसका डिस्काउंटेड प्राइस आ जाता है 2% माइनस करके। ये तीनों की वैल्यू से टोटल आपका येन में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ भी येन को आपको कन्वर्ट, येन पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे येन को रुपीज पे कन्वर्ट करके गेन निकालना पड़ेगा। दोनों में आप बोलोगे मैम सेम आएगा, कोई चैलेंज नहीं। आ जाओ हम बहुत इजी से एक एमएनए का क्वेश्चन करते हैं, इसमें थोड़ी एम्बिग्यूटी, बट हम बेसिक जितनी नॉलेज है उससे करेंगे, तो ज्यादा दिमाग इसमें हम वो करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड ऑल, तो हमारा आंसर गड़बड़ होता है। सबसे पहले आपको क्या दे दिया है, लॉन्ग इज प्लानिंग टू एक्वायर टॉल, तो ये आपने देख लिया, ये एक्वायरर है, ये टारगेट कंपनी इंपॉर्टेंट है, कई बार पहले टारगेट होता है बाद में एक्वायरर। ईपीएस आपको दिया है, डीपीएस आपको दिया है, ठीक है, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर, मार्केट प्राइस। As per estimate, टॉल is expected to have steady growth. This, however, under new management आपका ग्रोथ हो जाएगा 8। आपको नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना है लॉन्ग का,
लॉन्ग को क्या खर्चा आएगा अगर 60 उसने पे करा है, तो हमने 60 पे करा था, बट टॉल का एक्चुअल शेयर था 50, तो एक्स्ट्रा 10 पे करा था फॉर 18 लाख शेयर्स। तो मैं बोल सकती हूँ 10 प्रॉफिट 180 लैक्स मेरा क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा फॉर लॉन्ग। आप ही वेरी क्लियर, डायरेक्ट आ गया। नेक्स्ट आपसे पूछता है अग्रीड एक्सचेंज रेशियो कितना है, 1:3। तो आपका क्या होगा फॉर कैश एक्विजिशन। तो अब आपका नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, फर्स्ट केस में इतना हो गया। अब सेकंड केस में मैम नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू हुए, 18 लाख को 1/3, तो 6 लाख तो शेयर्स इशू हुए एट द प्राइस व्हाट, आपको जो टॉल का प्राइस है उस पे ऑफ टॉल लिमिटेड, सॉरी जो लॉन्ग का प्राइस है, तो 6 लाख शेयर्स आपने लॉन्ग के इशू करे, 1 शेयर ऑफ लॉन्ग फॉर एवरी 3 शेयर्स, तो 1 शेयर कितने का हो 180, तो टोटल उसको 6 into 180 कितना हो गया 1080 लैक्स। बट यहाँ पे इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 18 लाख इंटू 50, ये कितना आ गया, दिस अमाउंट्स टू व्हाट 900। तो यहाँ पे ये माइनस करके यहाँ पे भी मेरा नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इवेंचुअली कितना आ गया 180 लाख। आर वी वेरी क्लियर। लास्ट में आपसे पूछता है कैलकुलेट गेन फ्रॉम एक्विजिशन। अब मैम टोटल एक्विजिशन से क्या ही गेन हुआ है, चलो ये देखते हैं। टोटल गेन मतलब इसकी अर्निंग्स कितनी हो गई, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, टोटल अर्निंग्स कितनी हो गई 12 into 30 लाख एंड 5 into 18 लाख, कितना है 12 into 30 m प्लस 5 into 18 m प्लस। तो यहाँ पे मैम टोटल मेरा अर्निंग्स आ गया 450 लैक्स, मैम मेरे पास अर्निंग्स है। उसके बाद मैम मेरे पास यहाँ का मैं पीई रेशियो निकाल सकती हूँ लॉन्ग का। मैम लॉन्ग का पीई कितना है, अज्यूमिंग अज्यूमिंग मेरा पीई रेशियो सेम रहा, लॉन्ग का मेरा पीई कितना है, मेरा यहाँ पे देखो पीई निकालने के लिए मुझे यहाँ पे अर्निंग्स दी हुई थी। व्हाट वाज माय अर्निंग्स, यहाँ पे 180 क्या वैल्यू थी इसकी, डायरेक्ट भाई आपने कर दिया मार्केट प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर, सो दैट इज व्हाट 180/12, दिस अमाउंट्स टू मैम 15 पीई। हमें पता है मार्केट वैल्यू क्या होता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स इनटू पीई, तो इससे मेरा कितना आ गया इनटू 450, इससे मेरा मार्केट वैल्यू आ गया 6750 आफ्टर दिस आ गया, किसके बाद आफ्टर मर्जर। तो प्री मर्जर कितना मार्केट वैल्यू था, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस। तो लॉन्ग का कितना था 30 into 180, दिस अमाउंट्स टू 5400, एंड इसका कितना था 180 टॉल का 180 into 50, दिस अमाउंट्स टू व्हाट 9000। यहाँ पे मेरा सॉरी 118 into 50, दिस अमाउंट्स टू 900। ये दोनों माइनस करके मेरा गेन फ्रॉम एक्विजिशन कितना आ गया, दिस अमाउंट्स टू 450 लैक्स। आर वी वेरी क्लियर। देखते ही देखते हम इतना आगे आ गए। नेक्स्ट आपका डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड का, जो हम नहीं करेंगे, ये आपको आना चाहिए अच्छे से, नहीं तो म्यूचुअल फंड के वीडियो से आप चेक कर सकते हो। एंड ये सिक्योरिटी एनालिसिस वाला भी आप बहुत इजीली सिक्योरिटी एनालिसिस के वीडियो से चेक कर सकते हो। बेसिक क्वेश्चन है, कुछ उसमें कैच पार्ट नहीं है। अब देखो आपसे पूछता है की डिसीजन जो आपका है फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी का, हमने देखा हुआ है फाइनेंसिंग डिप, तो एक आपका होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, डिप से स्क्रीन विजिबल है, हाँ। डी से आपका आता है डिविडेंड, आई से आता है इन्वेस्टमेंट, एंड पी से आता है पोर्टफोलियो। तो ये आपके चारों डिसीजंस आ गए, हमने डिटेल में कवर करे हुए हैं। देन आपसे पूछता है रिस्क ऑफ ब्लॉकचेन। भाई रिस्क ऑफ ब्लॉकचेन मैम आपने समझाया तो था बट हम भूल गए। देखो ब्लॉकचेन में सबसे पहले तो ये याद रख लेना, ह्यूमंगस डेटा होता है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, ये दिक्कत आता है, लोगों की कॉम्पिटेंसी दिक्कत आती है। फिर क्या होता है, आप किसको रिस्पॉन्सिबल होल्ड करोगे, अकाउंटेबल होल्ड करोगे। आप रिलाय नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी पे, वो आपको इनएक्यूरेट और अनरिलायबल रहेगा। नेक्स्ट आपका कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है फॉर दैट, तो आपको डिफिकल्टी आएगी। तो ये मैम रिस्क आ गए थे। उसके बाद मैम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको पूछता है कैरेक्टरिस्टिक वेंचर कैपिटल की, तो हमने देखा था हेल। हेल का मैम शॉर्ट फुल फॉर्म क्या था, हाई रिस्क इक्विटी पार्टिसिपेशन, लैक ऑफ लिक्विडिटी, लॉन्ग टाइम होराइजन। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने नॉट इवन 1 आवर पे वी हैव कंप्लीटेड इंटायर आरटीपी। ठीक है, एक मैं बोल सकती हूँ आपका वार का एक नया कॉन्सेप्ट था, फॉरेक्स तो बेसिक ही था, मनी मार्केट हेज का, बट कॉन्सेप्चुअल था, उसमें कुछ चीजें तो हम देख सकते हैं। एंड लास्टली आपका जो वाला क्वेश्चन था जापान और यूएस में इन्वेस्ट करने वाला। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ चैलेंजिंग पार्ट नहीं था। सो गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस हैज टू बी डन। किसी को कुछ भी और डाउट हो, दिक्कत हो, यू कैन कनेक्ट विथ मी एनी टाइम। हमेशा हर वीडियो में जो मैं बोलती हूँ एमसीक्यू प्रैक्टिस करने ही करने हैं प्लस।
थ्योरी करके ही जानी है। कोई भी और चैलेंज, यू कैन कनेक्ट विथ मी। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।